नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश तिवारी लर्निंग पर। आज आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023-24 का क्लास 12 का एग्ज़ाम हो चुका है। सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस, जिसमें आपको 3 आवर्स आपको लगभग दिए गए थे एग्ज़ाम के लिए आपका, और 18 मार्क्स मैक्सिमम था। इसमें भी सेम वही 30 क्वेश्चन जैसे कि बाकी सब्जेक्ट्स में होता है। 30 क्वेश्चन थे जिनको डिवीज़न 5 प्रकार में था, A, B, C, D, E, और सभी प्रश्न करने अनिवार्य थे, सभी ज़रूरी थे आपके लिए। इनके 1 to 12 मार्क्स बहुविकल्प थे, आपके 1 लाइनर थे या 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। उसके बाद आपका इसमें 13 से 18 2 नंबर के क्वेश्चन थे, और 19 से आपका 23 तक 4 नंबर के क्वेश्चन थे जिनको 120 वर्ड में करना था, लगभग 100 से 120, और 2 नंबर वाले 50 से 60 में। उसके बाद 4 नंबर वाले जो प्रश्न हैं उसमें 2 आंतरिक विकल्प भी हैं, और उसके साथ मैप, कार्टून और 6 नंबर वाले क्वेश्चंस थे, तो उनके बारे में हम लगभग जानेंगे आज इस वीडियो में। आपका पहला क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए और कोड में सही से लिखिए कौन सी चीज़ घटना जो है वो कब हुई है। तो विश्व व्यापार संगठन में चीन शामिल हुआ है 2001 में, जिसे पता था वो बिल्कुल आंसर राइट, 2001। उसके बाद चीन में खेती का निजीकरण है 1982 में, ठीक है, 82 में, 82 में। चीन में खुले द्वार की नीति 1978 है, ठीक है। अमेरिका के साथ रणनीति एकांतवास समाप्त किया था 1972 में। अब खुद देख लो आप कि चाइना वाला जो लास्ट वाला है वही पहला पॉइंट है, तो फोर्थ फर्स्ट के बाद खुले द्वार की नीति आ रहा है आपका, तो खुले द्वार की नीति सेकंड हो जाएगा, जिसमें आपने थर्ड वाला आपने देख लेना है, जो फोर्थ, थर्ड और फिर सेकंड, और उसके बाद आपका लास्ट में अपना रहा है, तो आपका बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। तो सेकंड का आपको क्या रहेगा, बी, सेकंड का रहेगा बी क्वेश्चन का आंसर, ये राइट आंसर है सेकंड का, सॉरी फर्स्ट का। उसके बाद आपका है सेकंड क्वेश्चन आपका है कि अभिकथन कारण प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न संख्या 2, 3 में अभिकथन ए के बाद कारण दिया गया है और इनका परीक्षण दिए गए कोड में उपयुक्त विकल्प चुनें। अब उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है, जिसमें आपका पहला पॉइंट अभिकथन कहता है कि अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था जन्म दी, बिल्कुल सही। अमेरिका ने अपनी आर्थिक योजना के तहत पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी, ये भी सही है, ये दोनों सही हैं। अब पॉइंट क्या है कि ए कहता है कि अभिकथन ए और आर दोनों सही हैं, और आर मतलब आर और ए दोनों सही है, स्पष्ट करा जा रहा है। इसका राइट आंसर एक्चुअली चारों पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, स्पष्ट नहीं कर रहा है क्योंकि दोनों का रिलेशन नहीं है, तो आंसर इसका बी, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक अभिकथन आर और कारण, तो इसमें दोनों सही हैं, लेकिन आर और ए का कोई रिलेशन नहीं है, तो जो इसका राइट आंसर है वो बी रहेगा। क्या रहेगा, राइट आंसर इसका है बी, ठीक है। तो राइट आंसर आप बी लगा के आगे बढ़ जाते। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, और कारण कहता है कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देखिए अब यहाँ पे ये कह रहा है कि औद्योगिक देशों के लिए, बिल्कुल सही है, ये दोनों पॉइंट सही हैं। और क्योटो प्रोटोकॉल आपको पता होगा 1997 में हुआ था जापान के क्योटो में, ठीक है। तो ये पहला ही पॉइंट इसका सही रहेगा कि अभिकथन कारण दोनों जो हैं बिल्कुल सही हैं, तो इसका राइट आंसर ए ही रहेगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आपका है कि भारत और चीन के संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए, भारत और चीन के बीच हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा था, बिल्कुल सही है ये तो। बी है, भारत और चीन व्यापारिक संबंध है, ये भी सही है। भारत और चीन संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है, ये भी सही है। बचा एक, तो फिर ये आपने राइट आंसर आपने ये वाला लगाना था, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख कौन करता है। ए है विश्व व्यापार संगठन, बी है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, सी है अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक, या डी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखिए वैश्विक स्तर पर जो वित्त की देखरेख है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है, तो राइट आंसर रहेगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वह कौन सा बैंक है जो वैश्विक मानवीय विकास और कृषि और ग्रामीण विकास के लिए काम करता है और उसके लिए ऋण देता है। ऑप्शन ए है फेडरल बैंक, ऑप्शन बी है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बैंक, या सी विश्व बैंक, या डी अंतर्राष्ट्रीय बैंक। देखिए यहाँ पे राइट आंसर विश्व बैंक रहेगा, विश्व बैंक लगभग जो कृषि कार्य है ग्रामीण विकास के लिए पैसे देता है। अगला क्वेश्चन आपको मिलान करना था, जिसमें आपने एक तरफ दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, आर्थिक और सामाजिक परिषद और सचिवालय। अब देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो आपने वो देखना होता है कि आपको कौन सा बिल्कुल करेक्ट पता है। भाई आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, जी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है, अच्छा ठीक है, इसमें वो तो है ही नहीं, तो फिर क्या है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो कार्यकाल होता है वो 9 साल होता है।
अब देखो ए का कितनों में बी है, ए का केवल इसमें ही बी है, मतलब एक प्रकार से ए का सेकंड केवल इसमें ही है, ए में ही है, देखो और किसी में नहीं है, ध्यान से देखो कहीं भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा, इतना आपको ध्यान लगाना ही नहीं है। वैसे बाकी मैं बता देता हूँ, जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होता है वो 2 साल का होता है, आर्थिक सामाजिक परिषद की हम बात करते हैं 5 साल की बात करता है, और सचिवालय भी लगभग 3 साल के अराउंड रहता है, वो चीज़ आपको बतानी है। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या होता है? ए खतरों का मुकाबला करना, बी खतरों से सावधान रहना, सी खतरों से आज़ादी, या डी खतरे से समझौता। इसका राइट आंसर रहेगा सी रहेगा, क्या रहेगा? सी, खतरों से आज़ादी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक ताप वृद्धि में सबसे अधिक खतरा कहाँ है? ए पठारी क्षेत्रों को, बी समतल क्षेत्रों को, सी समुद्री तटीय क्षेत्रों को, समुद्री पहाड़ी क्षेत्रों को। राइट आंसर रहेगा सी, समुद्री तटीय क्षेत्रों को, क्योंकि लगातार ग्लेशियर्स का पानी पिघलेगा, पानी का जल स्तर बढ़ेगा और जो तट के समीप जो क्षेत्र है वो डूब जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित रिक्त स्थान को नीचे दिए गए उपयुक्त पद से भरिए। केवल उन चीज़ों को सुरक्षा से जुड़ी चीज़ों का विषय बनाया जाए जिनसे जीवन को खतरा हो। देखिए, जीवन को जो खतरा है, बाहरी मूल्य, आंतरिक मूल्य, नैतिक मूल्य और केंद्रीय मूल्य, जो खासकर उन चीज़ों को सुरक्षा का विषय बनाए जिनसे जीवन को खतरा हो। देखिए, बाहरी एक प्रकार से जो केंद्र मूल्यों को एक प्रकार से खतरा होता है जीवन के केंद्र मूल्यों को, उसका राइट आंसर डी होना चाहिए कि केंद्र मूल्यों को खतरा ना हो। 11वां क्वेश्चन आपका है कि विचार पूंजी वस्तु लोगों की विश्व की विभिन्न भागों में आवाजाही को आसानी से एक प्रकार से बढ़ावा मिला है, तो किसके कारण है? ए है ज्ञान, बी है विज्ञान, सी है राजनीतिक, या डी है प्रौद्योगिकी। राइट आंसर है डी, प्रौद्योगिकी के माध्यम से। 12वां क्वेश्चन तो भाई हलवा है कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? ए HK बेग, बी सुकुमार सेन, सी सुचेता कृपलानी, या डी GV मावलंकर। देखिए, आपका राइट आंसर है सुकुमार सेन, क्योंकि ये तो जज हुआ करते थे, ये महिला आपकी यूपी की पहली मुख्यमंत्री थी, ये भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, तो भाई सिंपल एक ही बचा, सुकुमार सेन। जिसे पता वो तो लगा ही देगा। 13वां क्वेश्चन है, आसियान शैली से क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है? तो आसियान शैली एक प्रकार की जिसमें अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक, मेल मिलाप की नीति है। आसियान ने इसे इसलिए अपनाया था क्योंकि वे लोग साथ मिलकर विकास करना चाह रहे थे, अपना आर्थिक समृद्धि और शांति स्थापित करना चाह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14, वीटो पावर क्या है? वीटो पावर सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य देशों को प्राप्त है और वे इसके माध्यम से किसी भी प्रस्ताव को रोक लगा सकते हैं। इसी को निषेधाधिकार, मतलब किसी प्रस्ताव को रोक लगाने की शक्ति, मना करने की शक्ति। इसका महत्व ये है कि वो लोग पावरफुल है और उन्हीं की बातें यूएनओ में चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मानवाधिकारों के किन्हीं 2 प्रकारों का उल्लेख संक्षेप में बताइए। देखिए, मानवाधिकार के हम जो प्रकार की बात करते हैं तो राजनीतिक आपके अधिकार होते हैं, इसमें सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार होते हैं और राजनीतिक अधिकार होते हैं। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। और औपनिवेशिक जनता के भी अधिकार होते हैं। तो मानवाधिकार की ये कोटियाँ थी और मेरे ख्याल से कोटियों को आप प्रकार में बता सकते हैं। तो ये राइट आंसर इसका यही रहेगा। जल युद्ध क्या है? तो भाई जल के लिए, मतलब पानी के लिए लड़ा जाने वाले युद्ध को जल युद्ध कहते हैं। और 1950-60 के दशक में जो आपका जॉर्डन नदी है, जॉर्डन नदी को लेकर, जिसमें हम लोग जॉर्डन की बात करते हैं, सीरिया की बात करते हैं और इजराइल, 3 देशों ने लड़ा था। तो आप इसका आंसर दे देते, 2 नंबर में काफ़ी था। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण क्या है? तो प्रवाह, व्यक्ति, पूंजी, वस्तु, विचारों, श्रम का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना ही वैश्वीकरण है। 18वां क्वेश्चन, सर्वप्रथम कब और कहाँ साम्यवादी दल की सरकार लोकतांत्रिक चुनाव के आधार पर चुनी गई? तो इसका राइट आंसर है 1957 में आपका है। और केरल आप बता सकते हैं, हमारे भारत प्यारे देश केरल में आपका सरकार चुनी गई थी। 19वां क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए कौन से मानदंड निर्धारित किए गए हैं? देखिए, मानदंड वही है कि एक बड़ा देश, बड़ी आर्थिक शक्ति, बड़ी सैन्य शक्ति, बड़ा भूभाग, लोकतंत्र को मानने वाला, मानवाधिकार को मानने वाला, ये सारे आप बता सकते थे। शक्ति संतुलन का मतलब होता है विपक्षी दल के मुकाबले ही खुद को मजबूत कर लेना, यही शक्ति संतुलन है। किसी देश को इसे कायम करने के लिए क्या सुझाव है? तो वो अपनी पावर को बढ़ाए, अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाए, अपनी राजनीतिक क्षमता को बढ़ाए और दुश्मन देश के मुकाबले ही ज़्यादा क्षमतावान हो, मजबूत हो। 21वां क्वेश्चन, सोवियत प्रणाली की असफलता किन्हीं 4 कारणों का वर्णन कीजिए। देखिए, सोवियत प्रणाली की असफलता जो हुई उसमें सोवियत संघ के जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका वर्चस्व था, नौकरशाही का सिकंजा था, अभिव्यक्ति की आज़ादी ना होना, जो वस्तुओं की गुणवत्ता थी बहुत कम थी। ये सारे पॉइंट आप लिख सकते थे। शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी का मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, और इस मॉडल को पेश किया था आपका लगभग सोवियत संघ ने, तो आप ये बता सकते हैं। ठीक है,
और इसे निर्देशित किया था आपका जो सोवियत संघ में, और इसे किया था वैसे IMF और विश्व बैंक ने। यूरोपीय संघ के गठन के पीछे कौन से उद्देश्य थे? तो यूरोपीय संघ के गठन के पीछे यही उद्देश्य था कि लगभग उस क्षेत्र को आर्थिक विकास किया जा सके और उसका लगातार हम कह सकते हैं एक अमेरिकी सहयोग के रूप में लगातार उसका विकास होता रहे और वो मजबूत होता रहे। और ख़ासकर हाँ, इसमें ये भी है कि जो विपक्षी पार्टी जो मालूम ग्रुप हैं उनका मुकाबला ये बहुत अच्छे से कर सके, क्योंकि ये जो ग्रुप था आपका वो अमेरिका के साथ वाला ग्रुप था, इसलिए वो संगठन बनाना चाह रहा था उनके साथ मिलकर के। तो 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना, 1949 राजनीतिक परिषद की स्थापना, 1957 आपका इकोनॉमिक कम्युनिटी और रोम संधि, 1979 पार्लियामेंट की स्थापना। थोड़ा बहुत अगर बता देते तो चल जाता, आपको यही आंसर है इसमें। अब देखो बच्चे को घुमा दिया क्वेश्चन, एक्चुअली ये वाला ज़्यादा अच्छा था क्वेश्चन कि शॉक थेरेपी, चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने की बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध माध्यम से कैसे खोला? इसका राइट आंसर था आलोचनात्मक वर्णन वाला आंसर, बिल्कुल सही था कि 1970 में चाइना ने अपनी एक प्रकार से जो नीति है उसमें रणनीति में बदलाव किया। 1972 में अमेरिका के साथ संबंध स्थापित किए, अपने राजनीतिक आर्थिक एकांतवास को समाप्त किया। 1973 में चाइना ने खुले द्वार की एक प्रकार 73 में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे चाओ एन लाई ने, कृषि, उद्योग, विज्ञान प्रौद्योगिकी और सेना। उसके अलावा 1978 में खुले द्वार की नीति देंग शाओपिंग के नेतृत्व में, 1982 में कृषि का निजीकरण, 1998 में उद्योग का निजीकरण, 2001 में आपका इसमें लगभग जो विश्व व्यापार संगठन है उसमें शामिल हो गया। सांस्कृतिक समरूपता विभिन्नीकरण में अंतर बताइए। सांस्कृतिक समरूपता का मतलब है विश्व में वेस्टर्न जो कल्चर है, पश्चिमी सभ्यता को थोपा जा रहा है सांस्कृतिक समरूपता के नाम पर। सांस्कृतिक विभिन्नीकरण का मतलब होता है प्रत्येक संस्कृति पहले से विशिष्ट हुई है, पहले से अच्छी हुई है। अब ये आपको पढ़ना था, उसका आंसर देना था, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। तो नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाली संसद को भंग किया था 2002 में, बिल्कुल सही लगा रखा है। 24 है, नेपाल में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो देशव्यापी जो आंदोलन है उसका नेतृत्व सप्तदलीय कर रहे थे, ये राइट आंसर डी रहेगा। नेपाल के माओवादी नेता नेपाल के संविधान में क्या शामिल करना चाह रहे थे? तो एक प्रकार से ऑप्शन ए है, नेपाल के संविधान में माओ की विचारधाराओं को शामिल करना चाह रहे थे। नेपाल के संविधान में संवैधानिक राजतंत्र को गिराना चाह रहे थे। नेपाल के संविधान में मूलगामी सामाजिक आर्थिक पुनर्रचना के कार्यक्रम करना चाह रहे थे, या फिर नेपाल के संविधान में स्पष्ट रूप से लिखे जाने वाले नेपाल एक कम्युनिस्ट देश है। देखिए यहाँ पर नेपाल के माओवादी लोग क्या चाह रहे थे, तो मूलगामी जो आंसर रहेगा वो यही राइट आंसर है, सी रहेगा। ठीक है। 24 का नेपाल के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अभी बन गया भाई, पहले नहीं था, पहले हिंदू राष्ट्र था। नेपाल कई वर्षों तक संवैधानिक राजतंत्र सही है, माओ राजा के खिलाफ से सही है। तो बचा एक ही कि नेपाल वर्तमान में एक लोकतंत्र है। देखिए थोड़ा सा डाउटफुल है कि नेपाल में वर्तमान में लोकतंत्र है, तो यही है, फिर अब यही कर सकते हैं क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य ऑलरेडी है, तो तीनों बिल्कुल सही बता रहा है। तो ये चीज़ हमें जाना पड़ेगा 4 के साथ। आपका मैप था, और मैप में देखिए क्वेश्चन क्या है। वह रियासत जिसने आज़ादी के बाद भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था। अब वह रियासत जिसने आज़ाद किया था, ऑप्शन देखना पड़ेगा दूसरे क्वेश्चन भी। जूनागढ़ कहाँ से था? इसका तो कंफर्म है, जूनागढ़ आपका है, इसका राइट आंसर रहेगा ए, मतलब गुजरात से था। तो जूनागढ़ का तो ए हो गया, जूनागढ़ का क्या हो गया? ए हो गया, गुजरात। ठीक है जी, एक तो मिल गया। वह राज्य जहाँ नागपुर अधिवेशन, जी ये भी मिल गया, क्योंकि हमें पता है कि नागपुर में हुआ था और नागपुर का लोकेशन ये यहाँ पे महाराष्ट्र में है जी। तो बी का आपका सेकंड का बी हो गया, नहीं थर्ड का बी हो गया। उसके बाद वह राज्य जिसका गठन क्षेत्रीय सांस्कृतिक विकास के आधार पर हुआ था। अब वह राज्य जिसका गठन क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विकास, क्योंकि भाषा वर्ड नहीं है तो इधर हम आंसर लगा लेंगे इसको तेलंगाना। क्या होगा? 4th का तेलंगाना हो जाएगा। तो वह रियासत जो शामिल होने से इनकार कर देता है, नहीं सॉरी, ये आपका यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये वाला है, ये थर्ड वाला जो है सांस्कृतिक विकास वाला, ये झारखंड हो जाएगा। और जो इनकार कर देता है ये वाला, ये हैदराबाद हो जाएगा, क्योंकि फिर ऑप्शन हमारे पास तेलंगाना का जो है वो नहीं रहेगा, यहाँ पे हैदराबाद ही आएगा। ठीक है। अब ये कार्टून आप देख पा रहे होंगे बहुत प्यार से। इस कार्टून में देखिए लगभग जो ऊपर नेता बैठे हैं ये सारे के सारे पार्टी के नेता हैं और ये सारे विपक्षी दल के नेता हैं। ठीक है। अब देखते हैं क्या बात है। कार्टून में रस्साकसी का खेल किस चीज़ के बीच है? तो भाई ये सत्ता को लेकर है। ये क्या चीज़ को लेकर? सत्ता को लेकर एक प्रकार से है। दूसरा है पेड़ पर नेता किस पार्टी के हैं? कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। वल्लभ भाई पटेल आपकी बात कर लीजिए, नेहरू की बात कर लीजिए।
पेड़ के ऊपर बैठे नेताओं के बीच, रस्सी खींचने वाले नेताओं के बीच क्या अंतर है? देखिए, इनके पास पावर नहीं है और जो पेड़ के ऊपर बैठे हैं उनके पास पावर है, ये सत्ता को दिखा रहा है। और किस प्रकार से, देखिए, पेड़ से ही रस्सी बांध दी है, मतलब ये पावर के माध्यम से उन्होंने ऐसा सिस्टम कर रखा है कि कोई चांस ही नहीं है विपक्षी नेताओं के पास। एक प्रकार से देखिए, पसीने इनके चूर हैं, तो इस प्रकार से आप बता सकते थे। क्वेश्चन नंबर आपका 27, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? तो किन्हीं 3 कारणों का विस्तार से वर्णन करना है। देखिए, सोवियत संघ का जो विघटन है उसका पहला कारण आप कह लीजिए कि लोगों की इच्छाओं आकांक्षाओं का पूरा ना हो पाना। उसके अलावा आप बता दी, सोवियत संघ के विघटन का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी रहा कि सोवियत संघ में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका वर्चस्व, नौकरशाही का शिकंजा, रूस की प्रमुखता, पश्चिमी देशों से पिछड़ जाना, जो वहाँ पे समाज कल्याणकारी जो नीतियाँ थी वो सही नहीं चल पा रही थी बाद में, और मिखाइल गोर्बाचेव की असफल नीतियाँ, राष्ट्रवाद की भावना, संप्रभुता की इच्छा के उभार कर सोवियत संघ का विघटन। बहुत लिख सकते थे, बहुत कुछ। पूर्व साम्यवादी देश और भारत के संबंध, मतलब रशिया के साथ संबंध, तो बहुत अच्छे संबंध थे हमारे। और हमारी जो राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन की जो मूवीज़ है वहाँ देखी जाती थी। उसके अलावा लगातार 2001 में द्विपक्षीय समझौते या उससे पहले जो हमारे एक प्रकार से संबंध थे बहुत अच्छे थे। यहाँ पे आप बता सकते हैं 1971 में हमारे युद्ध के दौरान हमारी सहायता करना हथियारों के रूप में या एक प्रकार से राजनीतिक पॉलिटिकल रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये सारा थोड़ा सा बताया जा सकता है। बनाने वाले क्वेश्चन था थोड़ा अच्छा ये। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में कितने देश हैं? दक्षिण एशिया में आपके लगभग 8 देश हैं। दक्षिण एशिया में शांति सहयोग को बढ़ावा बातचीत के माध्यम से किया जाता है, समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और लगातार बैठकों का आयोजन किया जाए और युद्ध भूमि तक बातों को ना ले जाया जाए। इससे अच्छा तो ये वाला था कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष का दौर लंबा चला। पूरी कहानी बतानी थी आपको कि 1948 में आज़ाद होता है, आज़ादी के साथ ही वहाँ जातीय संघर्ष शुरू हो जाता है। तमिल और भारतीय तमिल और सिंहली के बीच में, सिंहली वहाँ के मूल निवासी थे, तमिलों को वो सुविधाएं नहीं देना चाह रहे थे, इस कारण संघर्ष चलता है। 1983 में लिट्टे की स्थापना, जो सेना के साथ, वहाँ की सेना के साथ लड़ता है। 87 में भारतीय शांति सेना जाती है, जो 2 साल बाद असफल होकर वापस आते 89 में। 2001 में नार्वे और उसके कनेडियाई जो देश हैं, स्वीडन और नार्वे मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं, लेकिन वो असफल होते हैं। आइसलैंड, वैसे नार्वे और आइसलैंड 2001 में असफल हो जाते हैं। लेकिन 2009 में लिट्टे का जो प्रमुख होता है प्रभाकरण, उसकी मृत्यु के बाद जातीय संघर्ष समाप्त हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन है। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। देखिए, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों में आपको बताना था कि विश्व में जो तापमान बढ़ रहा है, जो विश्व को एक प्रकार से नुकसान हुआ है, उसमें विकसित देशों ने ज़्यादा किया है, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। विकासशील देशों ने कम किया है, उनकी जिम्मेदारी कम है। तो ये सारे पॉइंट आपको बताने थे। फिर 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में, UNFCCC में, क्योटो प्रोटोकॉल में, इन सारे व्यवस्थाओं में इसको स्वीकार किया गया कि भाई बिल्कुल साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी होती है। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों होनी चाहिए? भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगातार आपकी जो उपजाऊ भूमि है उसको हानि हो रही है, जो स्वच्छ जल है उसको हानि हो रही है, जो जलीय तटीय क्षेत्र हैं उनको वो गंदे हो रहे हैं एक प्रकार से, जो पेड़ों की, वनों की कटाई है लगातार उसकी हानि है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको इसमें बोल देने थे। आज़ादी के बाद राष्ट्र के निर्माण के संबंध में 3 प्रमुख चुनौतियाँ। तो राष्ट्र निर्माण के प्रमुख 3 चुनौतियाँ थी। एकता के सूत्र में बांधना, लोकतंत्र स्थापित करना, और तीसरा आप कह सकते हैं सामाजिक आर्थिक विकास या समान आर्थिक विकास। बाकी देखिए, हैदराबाद के बारे में तो कहानी यही थी। 1947 में भारतीय क्षेत्र के जो नेता थे वो गए, 48 तक वो टाइम मांगते हैं। उसके साथ ही वहाँ की आम जनता के साथ या महिलाओं के साथ किसानों का शोषण बढ़ जाता है। वे लोग आंदोलन करते हैं। फिर वहाँ की जो रीजनल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी, वो सपोर्ट दे देते हैं वहाँ के लोगों को। जो निज़ाम होता है वहाँ का शासक, वो इनको दबाने के लिए रजाकार की नियुक्ति करता है। रजाकार सामाजिक ये प्रकार से सांप्रदायिक अत्याचारी होते हैं, वो लोगों को मारते हैं, लूटपाट करते हैं, बलात्कार करते हैं महिलाओं का। और इसी के साथ फिर भारतीय सेना वहाँ जाती है और कुछ ही समय में इसको सैन्य कार्रवाई के माध्यम से मिला लिया जाता है। क्वेश्चन पेपर लगभग भाई पूरा सॉल्व है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।